नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसुनो के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को गहराई से बदल सकती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखित। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर शक करना कैसे जरूरी है। क्या हम सच में उस मेज को जानते हैं जो हम देख रहे हैं? क्या हम अपने अनुभवों पर भरोसा कर सकते हैं? चलिए बर्ट्रैंड रसल की इस किताब को आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं। अध्याय 1, रूप और यथार्थ, अपीयरेंस एंड रियलिटी। बर्ट्रैंड रसल इस अध्याय में दर्शन की मूलभूत समस्या को उठाते हैं। क्या चीजें वास्तव में वैसी ही होती हैं जैसी वे हमें दिखती हैं? उदाहरण, मेज का विश्लेषण। रसल एक साधारण लकड़ी की मेज का उदाहरण देते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो वो भूरी, ठोस और सपाट लगती है, लेकिन ध्यान देने पर हम पाते हैं कि रंग बदलता है, रोशनी और देखने के कोण के अनुसार आकार अलग लगता है। अगर हम अलग अलग दिशाओं से देखें, छाया और प्रतिबिंब बदलते हैं कमरे की स्थिति के अनुसार। इससे रसल कहते हैं कि हम जो कुछ देखते हैं वो केवल रूप, अपीयरेंस है, वास्तविकता, रियलिटी नहीं। इंद्रियों की सीमाएं, हमारी दृष्टि, स्पर्श, सुनना, ये सब इंद्रियां हैं जो हमें जानकारी देती है, परंतु ये पूर्ण रूप से भरोसेमंद नहीं होती। जो हम अनुभव करते हैं वो वस्तु की स्थायी और वास्तविक प्रकृति नहीं बताता। उदाहरण, एक छड़ी पानी में रखी जाए तो टेढ़ी दिखती है, जबकि वो सीधी होती है। सूरज हमें बहुत छोटा दिखता है, जबकि वो विशाल है। इससे निष्कर्ष निकलता है, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली जानकारी अक्सर भ्रमित करने वाली हो सकती है। वस्तु और उसका अनुभव। रसल के अनुसार हमें दो अलग अलग चीजों को समझना होता है। एक, सेंस डेटा, इंद्रियाधारित अनुभव, जैसे कि रंग, आकार, बनावट, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं। दो, फिजिकल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तु, वह चीज जो वास्तव में अस्तित्व रखती है हमारी इंद्रियों से परे। हमारी चेतना केवल सेंस डेटा को अनुभव करती है, पर वास्तविक वस्तु उससे अलग होती है। क्या वस्तुएं वास्तव में मौजूद है? रसल पूछते हैं, अगर हम केवल सेंस डेटा तक ही सीमित है तो क्या हमें यकीन हो सकता है कि वस्तुएं जैसे मेज वास्तव में मौजूद हैं? उनका उत्तर है हां। मान लेना अधिक तार्किक है कि वस्तुएं वास्तव में मौजूद है, भले ही हम उनकी पूर्ण सच्चाई न जान सके। निष्कर्ष, रूप, अपीयरेंस, वो है जो हमें दिखाई देता है। यथार्थ, रियलिटी, वो है जो वस्तु वास्तव में होती है। हमारी इंद्रियां केवल बाहरी रूप दिखाती है। दर्शन का कार्य है रूप और यथार्थ के बीच का अंतर समझना। अध्याय 2, पदार्थ का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। बर्ट्रैंड रसल इस अध्याय में एक बुनियादी प्रश्न उठाते हैं, क्या भौतिक वस्तुएं, मैटर, वास्तव में मौजूद है? हमारे अनुभव तो केवल सेंस डेटा तक सीमित है, जैसे रंग, गंध, तापमान आदि। तो क्या इन अनुभवों के पीछे कोई वास्तविक, स्वतंत्र वस्तु भी है, या सब कुछ केवल मन के अंदर है? संदेह की शुरुआत। रसल मानते हैं कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत तभी होती है जब हम सामान्य बातों पर भी सवाल उठाते हैं। उदाहरण, जब हम एक मेज देखते हैं तो क्या हम सिर्फ उसका प्रतीत रूप, अपीयरेंस देख रहे हैं, या वो मेज सचमुच वहां मौजूद है? दो संभावनाएं। एक, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ये मानता है कि बाहरी दुनिया केवल हमारे दिमाग का निर्माण है, यानी सब कुछ हमारे चेतन अनुभवों पर निर्भर है। दो, रियलिज्म, यथार्थवाद। ये मानता है कि वस्तुएं हमारे अनुभव से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। रसल इसी विचार को स्वीकार करते हैं। इंद्रिय ज्ञान और वस्तु, हम जो महसूस करते हैं वो सेंस डेटा है, पर रसल ये तर्क देते हैं कि सेंस डेटा की संगति और निरंतरता इस ओर इशारा करती है कि उसके पीछे कोई स्थायी वस्तु, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। उदाहरण, अगर आप एक किताब को टेबल पर छोड़ दें
और कमरे से बाहर जाए, फिर लौटकर उसे उसी जगह पाए, तो ये सुझाव देता है कि वो वस्तु आपके अनुभव से स्वतंत्र थी। कारण और तर्क। रसल का तर्क है, सेंस डेटा में एक प्रकार की नियमितता और स्थिरता होती है जो केवल एक स्वतंत्र वस्तु के होने से ही संभव है। अतः ये मानना तार्किक रूप से अधिक उचित है कि वस्तुएं वास्तव में मौजूद है। निष्कर्ष, हम केवल अपने सेंस डेटा को अनुभव करते हैं। इन अनुभवों के पीछे वास्तविक वस्तुएं हैं या नहीं, ये सवाल दर्शन का मूल है। रसल मानते हैं कि वस्तुएं वास्तव में मौजूद है, उनका अस्तित्व हमारे अनुभव से स्वतंत्र है। इन्हें मानना तर्क और सामान्य अनुभव के अनुकूल है। अध्याय 3, पदार्थ की प्रकृति, द नेचर ऑफ मैटर। बर्ट्रैंड रसल इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि अगर हम ये मान भी ले कि पदार्थ, मैटर, वास्तव में मौजूद है, तो अगला सवाल है, वो असल में है क्या? हमारे अनुभव केवल रूप, अपीयरेंस तक सीमित है, पर असली पदार्थ की प्रकृति क्या है? ये जानने के लिए हमें गहराई से विचार करना होगा। क्या वस्तुएं हमारे अनुभव जैसी ही हैं? रसल कहते हैं, सेंस डेटा जैसे रंग, गंध, तापमान, ये हमारे दिमाग में होते हैं, इसलिए ये वस्तु के गुण नहीं, बल्कि हमारे अनुभव के गुण हैं। उदाहरण, लाल रंग तब दिखाई देता है जब प्रकाश हमारे आंखों तक एक खास तरंग लंबाई में पहुंचता है। इसका मतलब रंग वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। वस्तु और उसका कारण। रसल सुझाव देते हैं कि पदार्थ को हम इस रूप में समझ सकते हैं, एक ऐसा कारण जो हमारे सेंस डेटा को उत्पन्न करता है, यानी वस्तु ऐसा कुछ जो हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। वस्तु के बारे में हमारी समझ उसके प्रभावों के आधार पर। पदार्थ की वैज्ञानिक समझ। रसल ये भी बताते हैं कि विज्ञान किस तरह पदार्थ को समझता है। भौतिकी के अनुसार पदार्थ कणों, पार्टिकल्स, ऊर्जा, तरंगों, वेव्स और गति का एक जटिल तंत्र है। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो इन अदृश्य कणों और शक्तियों की प्रतिक्रिया है। उदाहरण, एक मेज की कठोरता वास्तव में परमाणुओं की संरचना का परिणाम है, न कि कोई ठोस तत्व। यथार्थ और कल्पना। रसल चेतावनी देते हैं, जो चीज हमें सीधी और सामान्य लगती है, जैसे मेज की ठोस सतह, वो कल्पना या प्रतीक हो सकती है। असली संरचना उससे बहुत अलग होती है। दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि सच्चाई अक्सर हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से भिन्न होती है और हमें उन पर भरोसा करने से पहले सवाल करना चाहिए। निष्कर्ष, पदार्थ की प्रकृति हमारी इंद्रियों से प्राप्त रूप से भिन्न हो सकती है। रंग, गंध आदि वस्तु के नहीं, बल्कि अनुभव के गुण हैं। वस्तुएं वे कारण हैं जो सेंस डेटा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पदार्थ को ऊर्जा और कणों के रूप में समझाता है। इसलिए दर्शन का कार्य है इन रूपों के पीछे छिपे वास्तविक ढांचे को समझना। अध्याय 4, आदर्शवाद, आइडियलिज्म। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल उस दार्शनिक विचारधारा की चर्चा करते हैं जिसे कहते हैं आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है सारी वास्तविकता मूल रूप से मानसिक, मेंटल या आत्मिक, स्पिरिचुअल होती है। यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया है, वो वास्तव में हमारे मन में ही मौजूद है। आदर्शवाद की मूल मान्यता। जॉर्ज बर्कली जैसे दार्शनिकों ने कहा, कोई भी वस्तु केवल तब तक अस्तित्व में है जब तक कोई उसे अनुभव कर रहा है। उनका प्रसिद्ध वाक्य, एसी परसिपी, होना ही देखा जाना है। मतलब, अगर कोई पेड़ जंगल में गिरा और कोई देखने वाला नहीं था, तो क्या वो वाकई गिरा? बर्कली कहता है, वो केवल तभी गिरा जब किसी चेतन मन ने उसे अनुभव किया। रसल की प्रतिक्रिया। बर्ट्रैंड रसल इस सोच से सहमत नहीं है। वे इसे वास्तविकता की सीमित समझ मानते हैं। उनका तर्क, 1, हमारे सेंस डेटा भले ही मानसिक हो, लेकिन उनका कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण हमारी चेतना से परे भी हो सकता है। 2,
यदि सभी वस्तुएं केवल मन में ही है, तो अलग अलग लोगों को एक ही दुनिया का अनुभव कैसे होता है? सामान्य अनुभव का विरोध। रसल कहते हैं, आदर्शवाद सामान्य समझ के खिलाफ जाता है। यदि वस्तुएं केवल सोचने से मौजूद है, तो सोचने वाले के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। परंतु हम रोज जिन वस्तुओं से जुड़ते हैं, वे हमारी उपस्थिति के बिना भी स्थिर रहती हैं। उदाहरण, अगर आप कमरे से बाहर जाते हैं और वापस आने पर किताब वहीं मिलती है, तो ये कैसे संभव है अगर वो केवल आपके सोचने से ही मौजूद हो? भौतिक वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व। रसल का मानना है, वस्तुएं हमारे अनुभव से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होती है। यानी दुनिया सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यवस्था है जिसमें हम सिर्फ छोटे दर्शक हैं। निष्कर्ष, आदर्शवाद कहता है कि दुनिया केवल मन में है। बर्कली जैसे दार्शनिकों ने इसका समर्थन किया, लेकिन रसल इसे तर्क और अनुभव के विपरीत मानते हैं। वे मानते हैं कि वस्तुएं हमारे मन से परे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में। अध्याय 5, परिचय से ज्ञान और विवरण से ज्ञान। नॉलेज बाय अक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। बर्ट्रैंड रसल इस अध्याय में ज्ञान को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटते हैं। 1, परिचय से ज्ञान, नॉलेज बाय अक्वेंटेंस। 2, विवरण से ज्ञान, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। ये भेद हमें ये समझने में मदद करता है कि हम दुनिया के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। 1, परिचय से ज्ञान, नॉलेज बाय अक्वेंटेंस। परिभाषा, जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, उसे हम परिचय से जानते हैं। उदाहरण, अपने दर्द को महसूस करना, लाल रंग को देखना, किसी गंध को सूंघना, खुद के विचारों को जानना। इन सभी अनुभवों में हम सीधे वस्तु या स्थिति से जुड़े होते हैं। ये ज्ञान इंद्रिय और चेतना के प्रत्यक्ष संपर्क से आता है। रसल के अनुसार हमें निम्न चीजों से परिचय होता है: हमारी खुद की संवेदनाएं, सेंसेशंस, मन की अवस्थाएं, थॉट्स, डिजायर्स, तर्क और गणितीय सच्चाइयां जैसे 2 + 2 4। 2, विवरण से ज्ञान, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। परिभाषा, जिस वस्तु को हम स्वयं अनुभव नहीं करते, लेकिन उसके बारे में विवरण या जानकारी के माध्यम से जानते हैं, उसे कहते हैं विवरण से ज्ञान। उदाहरण, शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा। हम शेक्सपियर से मिले नहीं हैं। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, हम वहां गए नहीं हैं। प्राचीन यूनान में सुकरात दार्शनिक थे। ये सब ज्ञान दूसरे स्रोतों से प्राप्त विवरण पर आधारित होता है। दोनों ज्ञान का संबंध। रसल मानते हैं कि हमारा अधिकांश ज्ञान, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, विवरण के माध्यम से ही होता है। लेकिन किसी भी विवरण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कुछ चीजों का परिचय से ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण, यदि हम कहते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हम पृथ्वी और सूर्य को पहचानते हैं विवरण के जरिए। लेकिन उनके बारे में जानने के लिए हमें प्रकाश, गति, दिशा जैसी चीजों से प्रत्यक्ष परिचय होना चाहिए। रसल की मुख्य बात, हर वर्णन अंततः कुछ परिचय पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में, हम केवल उन वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम या तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं या जिनका विवरण हम विश्वसनीय स्रोत से जानते हैं। पर दोनों में मूल आधार सेंस डेटा और तर्क होता है। निष्कर्ष, परिचय से ज्ञान सीधा अनुभव जैसे रंग, भाव, विचार। विवरण से ज्ञान मध्यस्थ जानकारी जैसे इतिहास, भूगोल। अधिकतर ज्ञान विवरण से आता है, लेकिन उसकी नींव में कुछ न कुछ परिचय होता है। यह विभाजन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ज्ञान कितना मजबूत या कमजोर है। अध्याय 6, आगमन विधि ऑन इंडक्शन। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल उस महत्वपूर्ण तर्कशास्त्रीय समस्या पर चर्चा करते हैं जिसे कहते हैं इंडक्शन, आगमन विधि। ये वो प्रक्रिया है जिससे हम विशेष अनुभवों से सामान्य नियम बनाते हैं। लेकिन रसल पूछते हैं, क्या ये प्रक्रिया वास्तव में विश्वसनीय है? इंडक्शन क्या है
परिभाषा: जब हम बार बार किसी घटना को एक ही रूप में होते हुए देखें तो हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में भी वो ऐसा ही होगा। उदाहरण: सूरज हर दिन पूर्व से उगता है, इसलिए हम मानते हैं कि वो हर दिन उगेगा। अब तक मिले हर कौए का रंग काला है, इसलिए हम मानते हैं कि सारे कौए काले होते हैं। यह है आगमन विधि, जहां अनुभव के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। रसल का सवाल: क्या हमारे पास कोई तर्कसंगत आधार है ये मानने का कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा? उनका उत्तर है नहीं। हम केवल ये मानते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि अब तक ऐसा ही होता आया है। परंतु ये एक चक्रवात तर्क, सर्कुलर रीजनिंग है, तर्क का चक्र। हम कहते हैं भविष्य अतीत जैसा होगा क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है, लेकिन ये तर्क खुद को ही दोहराता है और कोई नया प्रमाण नहीं देता। इसलिए इंडक्शन पर विश्वास तार्किक नहीं, बल्कि एक आदत है, अनुभव और विश्वास। रसल मानते हैं मनुष्य इस पद्धति को अपनाता है क्योंकि ये व्यावहारिक रूप से उपयोगी है। विज्ञान, सामान्य ज्ञान, दिनचर्या सब इंडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। लेकिन दर्शन का काम ये देखना है कि क्या ये तर्क बिल्कुल पक्के हैं या नहीं। इंडक्शन की सीमा: रसल चेतावनी देते हैं इंडक्शन पर आधारित निष्कर्ष 100% सत्य नहीं होते, वे केवल संभावनात्मक रूप से सच हो सकते हैं। इसलिए इन निष्कर्षों को पूर्ण सत्य की तरह मानना गलत है। हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि किसी भी जनरलाइजेशन में संदेह की गुंजाइश होती है। निष्कर्ष: इंडक्शन विशेष अनुभवों से सामान्य निष्कर्ष निकालना ये तर्कशास्त्र का मूल आधार है, लेकिन पूरी तरह तार्किक नहीं। ये तर्क भविष्य अतीत जैसा ही होगा एक अनुमान मात्र है। बर्ट्रैंड रसल मानते हैं कि इंडक्शन उपयोगी है, लेकिन पूरी तरह विश्वसनीय नहीं। दर्शन शास्त्र को इस पर तार्किक जांच करनी चाहिए। अध्याय 7: सामान्य सिद्धांतों का हमारा ज्ञान। ऑन आवर नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल ये सवाल उठाते हैं, हम जो सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स जानते हैं, क्या वे अनुभव से आते हैं या तर्क से? वो ये विश्लेषण करते हैं कि क्या ऐसे सिद्धांत अनुभवजन्य, एम्पिरिकल होते हैं या तार्किक रूप से स्पष्ट, प्रायोरी होते हैं, यानी बिना अनुभव के भी जाने जा सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऐसे नियम या सिद्धांत जो अनेक स्थितियों पर लागू होते हैं। उदाहरण: अगर A B और B C तो C। कोई भी वस्तु एक समय पर दो स्थानों पर नहीं हो सकती। हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। ये ऐसे कथन हैं जो सभी अनुभवों से परे तर्क पर आधारित होते हैं। रसल का विश्लेषण: रसल मानते हैं कि कुछ सामान्य सिद्धांत हमें अनुभव से नहीं, बल्कि सोचने भर से समझ में आते हैं। इन्हें कहा जाता है अ प्रायरी नॉलेज, पूर्व ज्ञान। उदाहरण: 2 और 2 4 होते हैं। ये हम प्रयोग या अनुभव से नहीं, बल्कि तर्क से ही जानते हैं। गणित और तर्क का विशेष स्थान। रसल बताते हैं गणित और तर्कशास्त्र ऐसे क्षेत्र है जहां हमारा ज्ञान पूर्णतः अप्रायरी होता है। इन सिद्धांतों में संदेह की कोई जगह नहीं होती। वे अनुभव से स्वतंत्र होते हैं और हमेशा सत्य होते हैं। अनुभव बनाम तर्क। अनुभव से ज्ञान, तर्क से ज्ञान, अप्रायरी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, संभावना आधारित, निश्चित, इंडक्टिव, डिडक्टिव। रसल कहते हैं हमारा गहरा और स्थायी ज्ञान तर्क से आता है, ना कि केवल अनुभव से। सामान्य नियमों की भूमिका। ये सिद्धांत हमारे विचारों का आधार है, हमें सत्य और भ्रम में फर्क करना सिखाते हैं, अन्य ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं। दर्शन का कार्य है इन सिद्धांतों की प्रकृति और विश्वसनीयता को समझना। निष्कर्ष: जनरल प्रिंसिपल्स ऐसे सार्वभौमिक नियम जिनका आधार तर्क होता है। ये अनुभव पर नहीं, प्रायरी ज्ञान पर आधारित होते हैं। गणित, तर्क, लॉजिक सब इसी श्रेणी में आते हैं। बर्ट्रैंड रसल मानते हैं कि ऐसा ज्ञान निश्चित और आवश्यक होता है।
दर्शन इन सिद्धांतों की पहचान और सीमाओं की जांच करता है। अध्याय 8 पूर्व ज्ञान, प्रायरी नॉलेज संभव कैसे है? हाउ अ प्रायरी नॉलेज इज पॉसिबल। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसा ज्ञान जो अनुभव पर आधारित नहीं है, फिर भी सत्य और निश्चित है, वो संभव कैसे है? यानी हम कुछ चीजें बिना देखे, सुने, छुए या महसूस किए कैसे जान लेते हैं? अब प्रायरी नॉलेज क्या है? अब प्रायरी नॉलेज वो ज्ञान जो अनुभव के बिना ही जाना जा सकता है। ये तार्किक और आवश्यक रूप से सत्य होता है। उदाहरण 2+2 4। कोई वस्तु एक ही समय पर दो स्थानों पर नहीं हो सकती। अगर अ बी और बी सी तो अ सी। इन तथ्यों को जानने के लिए हमें कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए। रसल की स्थिति। रसल मानते हैं ऐसा ज्ञान पूरी तरह अनुभव से अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुभव से मिलने वाली सेंस डेटा की संरचना पर निर्भर करता है। उदाहरण, हम 2 और 4 जैसी संख्याएं इंद्रियों के जरिए पहचानते हैं, लेकिन उन पर आधारित नियम जैसे 2+2 4 हम तर्क द्वारा समझते हैं। अनुभव, कच्चा माल, तर्क, निर्माण की प्रक्रिया। रसल ये समझाते हैं कि अनुभव हमें डाटा देता है, रंग, आकार, संख्या आदि, लेकिन उनका आपस में क्या संबंध है, ये हम तर्क से समझते हैं। अब प्रायोरी ज्ञान का आधार हमारे मानसिक ढांचे में है, जो अनुभव से तो प्रेरित हो सकता है, पर उस पर निर्भर नहीं। क्या अप्रायोरी ज्ञान जन्मजात है? रसल ये नहीं मानते कि ये ज्ञान जन्मजात, इन्नेट है, जैसे प्लेटो या कांत ने कहा था, बल्कि ये ज्ञान अनुभव से प्रेरित, लेकिन तर्क और विश्लेषण द्वारा निर्मित होता है। गणित और लॉजिक का विशेष स्थान। अप्रायोरी ज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण गणित और तर्कशास्त्र के सिद्धांत, जैसे कि संख्याएं, रेखाएं, त्रिकोण के गुण आदि। ये ज्ञान समय और स्थान से स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति के लिए समान और सार्वभौमिक होता है। निष्कर्ष, अप्रायोरी ज्ञान बिना अनुभव के ज्ञात होने वाला सत्य। ये ज्ञान अनुभव से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि तर्क पर आधारित होता है। सेंस डेटा अनुभव का हिस्सा है, लेकिन नियम हमारे मस्तिष्क द्वारा गढ़े जाते हैं। रसल मानते हैं कि ये ज्ञान संरचना, स्ट्रक्चर से आता है, न कि विशुद्ध रूप से अनुभव या जन्मजात चेतना से। अध्याय 9 सार्वत्रिकताओं की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या ऐसी कोई चीज होती है जो हर जगह एक जैसी रहती है? क्या लाल रंग, गोलाई, न्याय, समानता जैसी चीजें केवल विचार है, या उनका भी कोई वास्तविक अस्तित्व है? इसका उत्तर खोजने के लिए रसल हमें सार्वत्रिकताओं, यूनिवर्सल्स की दुनिया में ले जाते हैं। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ऐसा गुण या संबंध जो अनेक वस्तुओं में एक समान रूप से पाया जाता है। उदाहरण, कई वस्तुएं लाल हो सकती हैं, लाली एक यूनिवर्सल है। वृत्त, चक्र, सिक्का सभी में गोलाई होती है, गोलाई एक यूनिवर्सल है। 2-2, 3-3 समानता एक यूनिवर्सल संबंध है। रसल कहते हैं, जब भी कोई गुण या संबंध एक से अधिक वस्तुओं में समान रूप से दिखाई दे, वो यूनिवर्सल कहलाता है। पर्टिकुलर्स वर्सेस यूनिवर्सल्स। पर्टिकुलर्स विशिष्ट वस्तुएं, यूनिवर्सल्स सार्वत्रिकताएं, भौतिक और अनुभवजन्य, अमूर्त और बौद्धिक, एक ही स्थान पर हर जगह लागू। जैसे एक गुलाब जैसे लाली, रेडनेस। रसल मानते हैं कि हमारी सोच और भाषा मुख्यतः यूनिवर्सल्स पर ही आधारित है। क्या यूनिवर्सल्स वास्तव में मौजूद है? रसल इस पर प्लेटो की तरह सोचते हैं। प्लेटो ने कहा था कि हर वस्तु एक आदर्श रूप, फॉर्म की छाया है, और वे आदर्श रूप ही वास्तविकता है। रसल कहते हैं कि यूनिवर्सल्स का अस्तित्व हमारे अनुभव से स्वतंत्र है, यानी लाली या गोलाई जैसी चीजें हमारे सोचने से पहले भी अस्तित्व में थी। ज्ञान में यूनिवर्सल्स की भूमिका। हम जब कोई कथन बनाते हैं,
जैसे गुलाब लाल है तो हम एक पर्टिकुलर गुलाब और एक यूनिवर्सल लाली को जोड़ रहे होते हैं। इससे सिद्ध होता है हमारी भाषा और तर्क में यूनिवर्सल्स आवश्यक है। इनके बिना हम सोच या बोल ही नहीं सकते। रसल का दृष्टिकोण, अगर केवल विशिष्ट वस्तुएं ही होती तो हम कभी भी सामान्य नियम या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। यूनिवर्सल्स हमें ज्ञान को संगठित करने, नियमों को पहचानने, विचारों को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, यूनिवर्सल्स गुण या संबंध जो अनेक वस्तुओं में सामान्य रूप से मौजूद होते हैं। लाली, गोलाई, समानता, असमानता, ऊंचाई जैसे अमूर्त विचार इसी श्रेणी में आते हैं। ये केवल विचार नहीं बल्कि रसल के अनुसार वास्तविक रूप से मौजूद है। हमारी भाषा, तर्क और ज्ञान प्रणाली इन्हीं पर आधारित है। अध्याय 10, सार्वत्रिकताओं का हमारा ज्ञान, ऑन आवर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल उस प्रश्न की गहराई में जाते हैं कि हम यूनिवर्सल्स, सार्वत्रिकताओं के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। यानी हम लाली, गोलाई, न्याय, समानता जैसे अमूर्त गुणों या संबंधों को कैसे जानते हैं जबकि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जुड़ते। यूनिवर्सल की पुनरावृत्ति, रसल दोबारा स्पष्ट करते हैं कि यूनिवर्सल्स वे गुण हैं जो कई वस्तुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इनका ज्ञान हमें कैसे होता है? ये एक बुनियादी दार्शनिक सवाल है। दो तरह का ज्ञान। रसल कहते हैं कि हमें यूनिवर्सल्स का ज्ञान दो तरीकों से होता है। एक, परिचय से ज्ञान, नॉलेज बाय अक्वेंटेंस। हम कुछ यूनिवर्सल्स को प्रत्यक्ष अनुभव से पहचानते हैं। उदाहरण, जब हम लाल रंग की दो वस्तुएं देखते हैं तो हम लाली को बतौर यूनिवर्सल पहचानते हैं। जब हम दो बराबर रेखाएं देखते हैं तो हम समानता को अनुभव करते हैं। ये ज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव के माध्यम से आता है, पर यह अनुभव किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि उसमें छिपे सामान्य गुण को पहचानता है। दो, विवरण से ज्ञान, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। कुछ यूनिवर्सल्स ऐसे होते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, बल्कि हम उन्हें तर्क, भाषा या गणना के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण, न्याय, स्वतंत्रता, अनंतता, गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हम सोचकर, समझकर पहचानते हैं। रसल कहते हैं कि ये ज्ञान तर्क और अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स के द्वारा बनता है। अ प्रायरी यूनिवर्सल नॉलेज। रसल मानते हैं कि कुछ यूनिवर्सल्स का ज्ञान हमें अनुभव से नहीं बल्कि तर्क और सोच, रीजन से मिलता है। उदाहरण, अगर अ बी और बी सी तो अ सी। इसमें बड़ा होने का संबंध एक यूनिवर्सल है जिसे हम अ प्रायरी जानते हैं। अनुभव और अमूर्तता का मेल। रसल ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा अधिकांश ज्ञान पर्टिकुलर्स, विशिष्ट चीजों से जुड़ा होता है, लेकिन वो ज्ञान तभी सार्थक बनता है जब हम उसे किसी यूनिवर्सल से जोड़ते हैं। इसलिए ज्ञान की गहराई और सच्चाई तभी आती है जब हम यूनिवर्सल्स को समझते हैं। रसल की मुख्य बात, यूनिवर्सल्स का ज्ञान ही हमें जनरल ट्रूथ्स, सामान्य सत्यों तक पहुंचने की क्षमता देता है। इनके बिना न विज्ञान हो सकता है, न गणित, न भाषा, न नैतिकता। निष्कर्ष, हम कुछ यूनिवर्सल्स को प्रत्यक्ष अनुभव से, जैसे रंग, आकार, जानते हैं। कुछ को तर्क और वर्णन से, जैसे न्याय, स्वतंत्रता। यूनिवर्सल्स का ज्ञान अ प्रायोरी भी हो सकता है, अनुभव से पूर्व। ज्ञान का हर रूप किसी न किसी यूनिवर्सल से जुड़ा होता है। अध्याय 11, अंतर्ज्ञान से ज्ञान, ऑन इंट्यूटिव नॉलेज। इस अध्याय में बर्ट्रैंड रसल एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं जिसे वे कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, यानी अंतर्ज्ञान से प्राप्त ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो तर्क या अनुभव के किसी लंबे क्रम से नहीं आता, बल्कि सीधे, तुरंत और स्पष्ट रूप में मन में प्रकट होता है। अंतर्ज्ञान से ज्ञान क्या है? इंट्यूटिव नॉलेज वो ज्ञान
जिसे हम बिना मध्यवर्ती प्रमाण या विश्लेषण के सीधे सत्य के रूप में पहचानते हैं। उदाहरण, मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। इसके लिए कोई तर्क या प्रमाण नहीं चाहिए। ये सीधा अनुभव है। ये लाल रंग है, इंद्रियों से सीधा बोध। दो तर्क से नहीं, बल्कि मन तुरंत स्वीकार करता है। विशेषताएं: 1. सीधा अनुभव, डायरेक्ट अवेयरनेस। किसी विषय या सत्य को हम बिना सोच विचार के जानते हैं। 2. स्पष्टता, क्लैरिटी। ऐसे ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। 3. स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रूफ। हमें इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं लगती। कहां मिलता है ये ज्ञान? रसल बताते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज मुख्य रूप से 2 जगह पाया जाता है। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचेतना। अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों का सीधा ज्ञान। मुझे दुख हो रहा है, मैं सोच रहा हूं। ये सभी अंतर्ज्ञान से ज्ञात होते हैं। 2. तर्क के बुनियादी नियम, जैसे यदि A B और B C तो A C। ये नियम मन तुरंत पहचानता है, बिना प्रमाण के। रसल का निष्कर्ष: रसल मानते हैं कि इंट्यूटिव नॉलेज ही अन्य सभी ज्ञान की नींव है। बिना अंतर्ज्ञान के हम किसी भी जटिल ज्ञान को स्थिर या सुरक्षित नहीं बना सकते। निष्कर्ष: इंट्यूटिव नॉलेज बिना तर्क या प्रमाण के सीधे अनुभव किया गया सत्य। ये आत्म जागरूकता और तर्क के प्राथमिक सिद्धांतों में प्रकट होता है। ये ज्ञान स्पष्ट, निश्चित और बिना मध्यवर्ती प्रक्रिया के होता है। रसल इसे ज्ञान की जड़ मानते हैं, जिस पर सभी अन्य ज्ञान आधारित होते हैं। अध्याय 12, सत्य और असत्य, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। इस अंतिम अध्याय में बर्ट्रैंड रसल दर्शन के एक सबसे बुनियादी सवाल की गहराई में जाते हैं। सत्य, ट्रूथ क्या है और असत्य, फॉल्सहुड कैसे पहचाना जाए? ये सवाल केवल दर्शन का नहीं, बल्कि हर ज्ञान क्षेत्र का मूल है। कथन और वस्तुस्थिति, प्रपोजिशन एंड फैक्ट। रसल स्पष्ट करते हैं, एक कथन, प्रपोजिशन, वो विचार जो कुछ कहता है, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। एक वस्तुस्थिति, फैक्ट, वो वास्तविक स्थिति जो दुनिया में घट रही है। कोई कथन तभी सत्य है जब वो किसी वास्तविक वस्तुस्थिति से मेल खाता है। यदि कथन और वास्तविकता में अंतर है, वो असत्य है। सत्य का मानदंड। रसल के अनुसार सत्य और असत्य की पहचान केवल इस पर निर्भर है, क्या कथन वास्तविकता के अनुरूप है या नहीं। उदाहरण, सूरज पश्चिम से उगता है, असत्य। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, सत्य। विशेष परिस्थितियों में विचार और सत्य का संबंध। हमारे विचार सच या झूठ हो सकते हैं, परंतु सत्य हमारे सोचने से उत्पन्न नहीं होता। सत्य वस्तुओं और घटनाओं में होता है, न कि केवल विचारों में। ज्ञान और सत्य। रसल ये भी स्पष्ट करते हैं, ज्ञान का उद्देश्य है सत्य को पहचानना और असत्य से बचना। दार्शनिक सोच का उद्देश्य है कठिन और अस्पष्ट सत्यों की गहराई में जाकर उन्हें स्पष्ट करना। दार्शनिक का कार्य। रसल कहते हैं, दर्शन का लक्ष्य ये नहीं कि वो अंतिम उत्तर दे, बल्कि वो हमारे सवालों को बेहतर बनाता है और सोचने की दिशा स्पष्ट करता है। सत्य की खोज कभी पूरी नहीं होती, पर विवेकपूर्ण सोच और स्पष्ट भाषा से हम उसके करीब पहुंचते हैं। अंतिम निष्कर्ष। सत्य जब कोई कथन वस्तुस्थिति से मेल खाता है, असत्य जब कथन वास्तविकता से भिन्न हो। दर्शन का कार्य है सत्य की प्रकृति को समझना, भ्रम से बचना और ज्ञान को स्पष्ट बनाना। तो दोस्तों, ये थी बर्ट्रैंड रसल की किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी का अंतिम अध्याय। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है सिर्फ जानना काफी नहीं, बल्कि सोचना, सवाल करना और सत्य को पहचानना ही असली दर्शन है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे पसंदीदा अध्याय कौन सा रहा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक सफर में। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए
और बुक सुनो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।